नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश और आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4। जी हाँ, कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4 हम करने वाले हैं। कक्षा 10 3.4, 3.1, 3.2, 3.3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे 3.4 के वीडियो, इनके क्वेश्चंस। इसमें हमें दो इक्वेशन फिर से दिए रहा करेंगे, उसको हमें विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को हमने सीख लिया था। इस वीडियो में हमें उसी क्वेश्चन को जो भी दो हमारे पास समीकरण युग्म दिए रहा करेंगे, लीनियर पेयर्स दिए रहा करेंगे, उन्हें हमें प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करके बताना है एक्स और वाई का आंसर, और विलोपन से भी बताना है। प्रतिस्थापन तो आप लोग सीख चुके हो, एक क्वेश्चन मैं फिर से बता दूंगा। विलोपन आपको सीखना है कि किस तरह से करना है। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया हूं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बता दूं, चलो यहां पर x प्लस वाई बराबर 5, 3.4 कक्षा 10। 3.4 का हमें पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला दिया है। क्या दिया है? x प्लस 5 इक्वल टू 5, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। पहले का पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा हमारे पास दिया है 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है, 4। ये हो गया। तो पहले तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। किस मेथड से? प्रतिस्थापन विधि से। यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि जो पहला इक्वेशन दिया होता है उसमें से किसी एक के फॉर्म में आंसर निकाल लो। तो हम x बराबर निकाल लेते हैं, तो 5 ये उधर जाएगा y माइनस में, समीकरण नंबर 3 बन जाता है। फिर हमें क्या करना होता है बच्चों, इस इक्वेशन को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का वैल्यू जब समीकरण 2 में रखोगे तो यहां पर लिख दो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। तो आप 2 व 3 से जब कंपेयर करके देखोगे तो आपके पास पता चलेगा यहां पर 2 था और ब्रैकेट में रख देंगे x की वैल्यू यहां पर आई थी 5 माइनस वाई माइनस का 3y एज राइट इक्वल टू 4। मैंने वैसे ही रख दिया, मैंने इसमें x की जगह पर सिर्फ वैल्यू रख दिया 5 माइनस वाई। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इधर आते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे प्यारे बच्चों, तो आप देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, माइनस में हो जाएगा 2y और माइनस का 3y पहले से दिया था हमारे पास बराबर 4। ठीक है। अब ये 10y 3 2 5y हो जाएगा, माइनस का 5y और ये 4 उधर जाएगा, माइनस का 10 घट जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 5y बराबर आ जाएगा माइनस का 6, राइट, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस में आएगा। फिर y बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 6 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 बटा 5। y का वैल्यू पता चल गया, कहीं गलत तो नहीं है। 3 2 माइनस में 3y भी था और 2 पंचे 10 हो गया और माइनस का 2y हो गया और 3y वैसे रख दिया। 3 2 5y हो गया, 10 गए घट जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, 10 में से 4 जाए 6, y बराबर 6 बटा 5। ठीक है। अब इस जो वैल्यू आई है इसको हम समीकरण किस में, ये वाले में रख दो, किसी में रख दो जिसमें x y है। समीकरण 1 में नहीं 3 में रखने पर, 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब आप रख दोगे y का मान, तो x बराबर हमारे पास क्या था, x बराबर
5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई, वाई बोले तो 6/5, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 25 है ना, 5 5 25, 25 में से 6 घटा दो, 25 से 6 घटा दो अब बटा 5, तो आपके पास यक्स का वैल्यू आ जाएगा, घटा दो तो 16 में 15 में से आएगा 9 6 15, 19/5, ठीक है, 19/5। बात समझ में आई। हमारे पास यक्स का वैल्यू भी आ चुका है और वाई का वैल्यू भी आ चुका है, ये है यक्स का वैल्यू और ये है वाई का वैल्यू। ये होता है प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर हमें उत्तर की जांच करना है कि यक्स और वाई का वैल्यू सही है तो इसमें रख के देख लो, यक्स बराबर 19/5 तो 19/5 रख दो, प्लस वाई का मान कितना आया था 6/5, 6/5 रख दो, 19 6 9 6 15 25 होता है तो 25/5 कर दो, 5 एकम 5 5 25 जो कि 5 आया। इसका मतलब हमने सही निकाला है। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यक्स की वैल्यू आई है मेरे पास 19/5 और वाई की वैल्यू आई है मेरे पास 6/5, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व। अब मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, अब इसी को विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है और देखना है आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो आइए विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। आइए इसको हटाते हैं। आइए विलोपन विधि क्या होती है, देखो विलोपन विधि क्या होती है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है। विलोपन विधि से, तो जब विलोपन विधि से यहाँ पर अप्लाई करते हैं, विलोपन विधि यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत आसान होती है। विलोपन विधि ये कहती है बच्चों, विलोपन विधि का कहना है, क्या कहना है विलोपन विधि का, कि x और y से किसी भी एक टर्म को बराबर बनाना होता है। x और y में किसी को भी गुणांक उसका सेम कर दो, जैसे यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x वाला सेम हो जाएगा, फिर ये कट जाता है तो y वाले का वैल्यू आ जाता है, फिर y का वैल्यू वापस से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाता है। या अगर तुम y वाले को बराबर दिखाना चाहते हो, बराबर करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको नंबर गुणांक सेम करना है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर y के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ 1 है, तो इसमें हम 3 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो y वाला सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x को बराबर करता हूँ, ठीक है। तो x को बराबर किया जाए, तो x को बराबर करने के लिए समीकरण मुझे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान चलो यहाँ पर भी बराबर ना होता तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे दोनों नंबर जो होते हैं, तो यहाँ पे x के साथ जो होता है उसका ये वाले मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें जो x के साथ होगा उसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y को बराबर दिखाना चाहते हो बच्चों, तो y के साथ जो नंबर होता है उसको इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जो y का मल्टीप्लाई होता है उसको इस पूरे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमारा आंसर क्या होता है, एक जो है सेम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इस पूरे क्वेश्चन में x का मल्टीप्लाई 2 है ना, तो ये वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तथा समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, अब 2 में कितने से करना पड़ेगा, देखो समीकरण 1 में तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर हमें क्या करना होता है, जो भी सेम बनाते हो तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ x में जो होगा उसको इसमें जो x के साथ होता है उसको ऊपर वाले में, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास जब ऐसा करेंगे तो देखो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो समीकरण 1 में 2 से करना, समीकरण 1 में 2 से कराओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दो, 2y हो जाएगा क्योंकि पूरे में होता है, इक्वल टू इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पंचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन ये था, इसमें मुझे दूसरे वाले में कितने से मल्टीप्लाई करना था, 1 से, क्योंकि इसमें 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 2x ही रहेगा और फिर माइनस का 3y ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अब क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। अब उसके बाद ये देखना होता है कि ये 2x है, ये 2x को काटना होता है, जो सेम होता है उसे किसी भी तरह से काटना होता है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि ये दोनों प्लस में हैं, ये दोनों प्लस में हैं, इसलिए तो घटाने पर तो साइन बदलता है ना, जब भी हम घटाते हैं तो साइन बदलते हैं, जब हम डिवाइड करते थे तो घटाने पर साइन बदलता है। दूसरी तरफ जब हम इसको घटाएंगे तो साइन बदलेगा और अगर जोड़ेंगे तो साइन नहीं बदलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों प्लस में है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, साइन तो बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, अगर हम इसे घटाएंगे तो साइन बदलना पड़ता है, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा।
अब ये प्लस और माइनस में कट जाएगा और 3x में जो 2y जुड़ जाएगा यानी 5y हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में हो जाएंगे। इधर आप घटा दोगे तो 6 बचेगा, नहीं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो y बराबर आपके पास निकल आएगा, ये उधर चला जाएगा तो 6/5, कितना निकल आएगा 6/5। यही आपका क्या हो जाएगा x y का आंसर। y बराबर देखो 6/5 आ रहा था ना, ये देखो। अब जो y का वैल्यू आंसर आया है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले में चाहे दूसरे में किसी में भी रख दो। तो हमें समीकरण 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो समीकरण 1 में जब y बराबर 6/5 रखोगे तो क्या होगा, लिख देना समीकरण 1 से, ऐसे लिख दो ना, ठीक है ना, 1 से। तो जब y बराबर इसमें रखोगे तो x प्लस y बराबर है 6/5 और बराबर उधर हमारा 5 था, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो 5 माइनस का 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, इसको उधर में 5 5 25 में 6 घटाओगे तो 19/5 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर जो आया ये y का वैल्यू हो जाएगा, जो कि इतना ही आ रहा था। तो देखो कितना आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि से कैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया था। अब जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब प्रतिस्थापन विधि से हैं, उनको प्रतिस्थापन वाले तो आप खुद से करोगे, विलोपन वाला एक और बता देता हूँ, ठीक है। आप देख लो कैसे करते हैं। x और y में से किसी भी एक को सेम कर दो। मैं अगर y वाले को सेम करता, y वाला, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता पूरे में, और इसमें y के साथ 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो y वाला सेम हो जाता तो x का वैल्यू आ जाता, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब मैंने ये क्वेश्चन तो कर दिया है, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है ये क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क है, इसको आप लोग विलोपन विधि से अपने से करोगे। मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ, इसको भी आप लोग अपने से कर लोगे, होमवर्क है ये भी आपके लिए। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से करोगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला 4th नंबर कहता है x/2 + 2y/3, x/2 4th नंबर देखो दिया है x/2 + 2y/3 + 2y/3 = -1, ठीक है। अब क्या करना होगा बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसको पहले बनाना पड़ेगा। a1x + b1y + c1 के फॉर्म में भी तो है नहीं, तो पहले इसको हम उस फॉर्म में बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, या आइए। जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, हल डाल दिया करो, सब सॉल्व वगैरह ये बताने की चीज नहीं है, हर बार हल डाल दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। कह दो हल नहीं डाल रहा हूँ, हम भी नहीं डालेंगे। दोनों कैल्शियम आपको साफ साफ दिख रहा है, 6 आएगा, 2 × 6 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 × 6 2 × 4 y बन जाएगा बराबर -1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x + 4y बराबर -6। नहीं समझ में आई बात, ये बात समझ आई नहीं समझ में आई, ठीक है ना। मैंने दोनों कैल्शियम 6 ले लिया, 2 × 6 3, 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 × 6 2 बार गया, 2 × 4y बराबर -1, ठीक है। तो ये इक्वेशन डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल, ठीक है, बात समझ आई, ओके। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया था, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x - y/3, क्या दिया है x - y/3, x - y/3, x - y/3 = कुछ था, क्या था, x - y/3 = 3 है, 3, ठीक है ना। तो इसमें भी अपान 1 कर लो, दोनों कैल्शियम हो जाएगा हमारे पास 3, तो 1 3 जा 3, 3x हो जाएगा और माइनस का y बराबर 3 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x - y बराबर 3 3 करना, और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल। बताइए यहाँ तक दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत। अब आपको 1 और 2 को देखना है, किसी भी एक को सेम करना है, किसी एक को सेम करना है। तो इसमें तो बल्ले बल्ले है आपकी, क्या बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पर x और y को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तो x वाला तो सेम ही मिल रहा है, तो इसमें तो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, y वाले को अगर तुम बनाना चाहते हो सेम, तो फिर इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें y के साथ 4 है, और इसमें क्या है y के साथ 4 इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, और इसमें y के साथ 1 है इसलिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो 3x इसमें भी मिल रहा है, 3x में, तो एक तो सेम है, क्योंकि हम ये चीज क्यों करते हैं, किसी एक को सेम बनाने के लिए। और यहाँ पर ऑलरेडी x वाला सेम है, तो हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, बस दोनों के एक साथ लिख लेंगे। विलोपन विधि में सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो लिखना नहीं है किस विधि से है, वो खुद दे देगा, आप सॉल्व करना है। जब कह देगा विलोपन विधि सॉल्व करो तो उसमें लिख दिया होगा, चलो लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि
विलोपन विधि के थ्रू आप देखोगे तो दोनों को लिख लो, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है। और यहां से दूसरा वाला क्या था, 3x माइनस का y बराबर 9, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब आपको ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पर देखो x वाला तो सेम है लेकिन दोनों सेम साइन में प्लस में है, तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ने पर लिखूंगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर साइन बदलता नहीं है, इसलिए घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, घटाने पर। और हमें पता है घटाने पर साइन बदल जाता है, तो ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। और ये 4y में एक y और मिल जाएगा तो ये 5y बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5y, क्योंकि दोनों प्लस में हो जाएंगे। इक्वल टू ये 9 6 15 यानी माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में हो जाएंगे, है ना। 9 6 15। तो यहाँ से अगर y बराबर आप निकालना चाहते हो इंप्लाइज दैट करके, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर मैं कर देता हूँ। तो आप y का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो आपके पास साफ साफ दिख रहा है, y बराबर जब निकालोगे तो मैं इधर करता हूँ, तो y बराबर ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 15/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 दिए 15, यानी हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा निकल के माइनस का 3। y का वैल्यू माइनस का 3। अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दे, चलो, या समीकरण 2 में रख दो, किस में रख दे बताओ। 2 वाला ज्यादा आसान लग रहा था, हम 2 में रख देते हैं। चलो समीकरण 2 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, किसी में भी रख दो भैया, उसे जरूरी नहीं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर या y बराबर -3 रखने पर, ये आप पे डिपेंड करता है आप लिखना कैसे चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसमें रखते हैं वैल्यू बच्चों, तो देखो क्या था, 3x था, तो 3x माइनस y था, y कितना है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में -3 रख दो, इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3x बराबर 9, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 3x बराबर आ जाएगा 6, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो 3 दूना 6, यानी जो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर यहीं तक आपको सॉल्व करना था, अगर आपको देखना उत्तर की जांच करना है तो हम देख लेते हैं, ये वाले में रख के देख लें। ये वाले में x बराबर कितना आया था 2, तो 2 रखो, x बराबर 2, और अपान में 2 था वो 2 रहने दो, वो 2 रहने दो, ठीक है। और प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 है 2 रख दो, इंटू y का वैल्यू कितना आया था -3, तो -3 यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं, और अपान में 3 था ही, ठीक है। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, घटा दोगे तो -1 आ जाएगा जो कि RHS था, ठीक है ना। तो देखो हमने LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया -1, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब मैं और क्वेश्चंस नहीं बताऊं क्योंकि आगे भी पूरा यही क्वेश्चंस करने हैं, सारे में यही इसी तरह से 2 इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करना है, तभी आगे फिर आप सीख जाओगे, भी 3-4 क्वेश्चन में आप एकदम से धुरंधर हो जाओगे, तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दोगे, क्योंकि कुछ नहीं था, आपने देखा प्यार से हमने क्वेश्चंस कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया हूं, ये वाला आपके लिए होमवर्क है तीसरा, और ये वाला होमवर्क है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छोड़ के तुमको किधर जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तभी विलोपन विधि से कीजिए। अब इसने लिख दिया कि इन क्वेश्चंस को विलोपन विधि से करना है। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर आपके पास ये नहीं लिखा कि विलोपन से करना है, प्रतिस्थापन से करना है या किसी और मेथड से करना है, तो आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हो। लेकिन अगर इसने लिख दिया है कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना। हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दे, ये वाला जैसा पहला ही दे देगा, और ये चीज ना लिखे, बस कह दे कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको जो मेथड समझ में आए आप उस मेथड से कर डालोगे, ठीक है ना। आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कर दीजिएगा, एकदम पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर उसने लिख दिया विलोपन विधि से तो आपको विलोपन से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे मेथड से करोगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब वो टीचर पे डिपेंड है, टीचर अच्छे हैं तो दे भी देंगे 1-2 नंबर, ठीक है ना। लेकिन अगर वो रूल के खिलाफ हो जाएगा, इसका मतलब कि रूल को भंग नहीं करना। अगर विलोपन विधि कह रहा है तो विलोपन से करो, नहीं कह रहा तो आप किसी मेथड से कर दो, सही माना जाएगा। चलो आइए क्वेश्चन पहला वाला देखते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या बात है, हर में 1 जोड़ो, अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ तो भिन्न 1 बनती है। और यदि हम हर में 1 जोड़ते हैं
बस हर में ही एक जोड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं अंश में कुछ नहीं किया जा रहा है, हर में ही सिर्फ एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो बताओ भिन्न क्या है? कुछ दिक्कत नहीं, भिन्न बनाने के लिए हमको अंश और हर पता होना चाहिए। तो जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरे का जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे का पहला क्वेश्चन, तो उसमें हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन में कि माना अंश, क्या मानेंगे? माना भिन्न का अंश, क्या मानेंगे? भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स, क्या मानेंगे? एक्स। तथा भिन्न का जो हर है, भिन्न का हर उसको हम मान लेंगे y। तो हमारे पास भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न बन जाएगी पहले अंश फिर हर, मतलब x अपान y। अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार, यहां पर लिखेंगे अब प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्तानुसार उसने ये कहा था कि अगर हम अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तभी तो भिन्न हमारे पास x अपान y है। अब कहता है अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, तो भिन्न बनती है 1 के बराबर। 1 का अपान 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो x + 1 बराबर उधर जाएगा तो y - 1, इसको इधर बुला लो तो x - y बराबर ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी उधर माइनस का जाएगा तो -1 पहले था, -1 और -2 इक्वेशन डाल दो इसको फर्स्ट। ठीक है, ओके। आइए अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा था कि अगर हम क्या करें, सिर्फ हर में एक जोड़े और कुछ नहीं करना, अंश में इस बार कुछ नहीं करना है, इस बार सिर्फ हर में एक जोड़ दें तो 1/2 बनती है, हर में एक जोड़ना है। तो देखो अंश में कुछ नहीं बोलना है, तो अंश तो x था, उससे कुछ नहीं, बस हर में एक जोड़ दो, तो ये लो एक जोड़ दिए y + 1, तो कहता है 1/2 बन जाती है। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2x और ये उधर जाएगा तो माइनस का नहीं इक्वल टू y + 1, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो 2x - y बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब आप इन्हें विलोपन से या फिर किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब आप चाहो तो बिना बताए भी आप चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ से आपके पास सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, बस वो आंसर निकालने के लिए कहा है। तब आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, या ना लिखो तब भी सही है। तो अब देखो, अब आगे देखो इसके आगे क्रिया, यहाँ पर x की वैल्यू 2x - y है, यहाँ पर x - y है, तो y वाला तो सेम ही है, y के साथ 1 है, यहाँ पर y के साथ, तो y वाला सेम है, तो हम कुछ बिना किए भी हम इस चीज को कर सकते हैं, कुछ मत करो, बस पहला वाला समीकरण लिख दो, x - y बराबर -2, और दूसरा हमारे पास था 2x और -y बराबर 1, इधर 1 आया है ना, यस। दोनों को सॉल्व कर दो। अब आप फिर से वही चीज देखो ध्यान से, इस बार फिर से दोनों सेम साइन में है, तो जब सेम है तो घटाने पर करते हैं तो साइन बदलना पड़ेगा, क्योंकि घटाने पर ही साइन बदलता है। तो घटाएंगे तो ये प्लस में, माइनस में प्लस में है, माइनस में ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस का x, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, ये कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। x की वैल्यू आ गई 3, जब x की वैल्यू 3 आ गई तो इसको समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रख दें समीकरण, अब लिख दो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, चलो रख देते हैं x बराबर 3 रख दो, तो x बराबर 3 रख दो, 3 -y बराबर -2, तो उधर जाएगा तो -y बराबर -2 -3, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 3 2 5, और ये माइनस में है इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी और y की वैल्यू भी पता हो गई। तो उसने पूछा था भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमारे पास थी क्या, x अपान y थी, x अपान y, तो x हमारे पास कितना था 3 था, और y कितना आया 5, तो x अपान y मतलब कि 3/5 जो हो जाएगा वो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भिन्न हमारी 3/5 बनेगी। ठीक है, चलें आगे, क्या हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें? यस सर, बिल्कुल। तो समझ में आ गया ना, 2 संख्याएं दिया था भिन्न, पहले कह रहा था दोनों में x अंश और हर में एक जोड़ दें, अंश में और हर में एक घटा दे तो भिन्न 1 बन जाती है, समीकरण बना लिए।
फिर कहता है अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक सिर्फ जोड़ना है, तो 1/2 बन जाती है। सॉल्व कर लिए, 2 इक्वेशन बन गए। 2 इक्वेशन बनने के बाद आप प्रतिस्थापन से सॉल्व करो, विलोपन से सॉल्व करो, कुछ चीज बस सॉल्व कर दो। लेकिन क्वेश्चन में कहा था विलोपन विधि से सॉल्व करने से, विलोपन से सॉल्व करके आपको आंसर दिखा दिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तारो सा चमकता गहना हो, तारो सा चमकता गहना हो, फूलों से चमकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। क्या बात है। आइए देखते हैं, यहां पर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में बच्चों, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ नहीं करना होता, मानना पड़ता है। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहली बात तो मान लो नूरी की आयु प्रेजेंट में इस समय कितनी है, क्योंकि जब प्रेजेंट का पता होता है तो फ्यूचर में जाओ चाहे पास्ट में जाओ वो सब निकल आता है। तो मानते हैं पहले नूरी है, तो हम मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है। नूरी की यहां पर लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। Are you sure? Any problem, any doubt, any question? No question. Okay, move to the next question. अब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। चलो आते हैं। प्रथम शर्तानुसार उसने ये कहा था, यही पहली शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरे को ये बताओ, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है वो कितने की हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व, अभी अगर वो 10 साल की है तो 5 साल पहले 10 - 5 यानी 5 साल की रही होगी। अगर वो अभी x साल की है तो 5 साल पहले x - 5 की रही होगी, इक्वल टू, और ये भी तो रुका थोड़ा ना होगा 5 साल पहले, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो सेम चीजों में कंपेयर करते हैं, इसलिए हम इसको भी 5 साल पहले का ही ले जाएंगे, तो y - 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद उसने कहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु का 3 गुना, तो सोनू की आयु का 3 गुना, मतलब जितना सोनू है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है ये नूरी की आयु थी पहले और सोनी की आयु उससे 3 गुना थी। ये लो, हो गया, सॉल्व कर लो इसको। x - 5 इक्वल टू 3y - 5 तिया 15। तो यहां से x - 3y इक्वल टू -15 प्लस 5, क्योंकि उधर जाएगा तो x - 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे फर्स्ट भाई, समझ में आया बात ना, कोई दिक्कत? 3y 3 × 5 = 15 -15, 3y को इधर बुला लिया, ये बना, और 15 ये 5 को उधर भेजा प्लस में, 15 से 5 घटा 10, पहला इक्वेशन। ठीक है ना, यहां तक आपको दिक्कत हुआ क्या? इक्वेशन बन गया ना। आइए द्वितीय शर्तानुसार करते हैं काम। यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है, ये कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार बच्चों कि 10 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में, तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो अगर नूरी इस समय कितने की है? x की है, तो 10 साल बाद वो भैया x + 10 की होगी कि नहीं होगी? और जो उसका सोनू है वो भी तो 10 साल पहले, तो y + 10 का होगा, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कंपेयर हमेशा सेम चीज में की जाती है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं पश्चात, तो इसका भी 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, इतना करने के बाद आइए
इक्वेशन को बराबर बनाने के लिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की अब 2 गुनी हो जाएगी। फिर से सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी? 2 गुनी। तो सोनू ये वाला है, ये तो इसका 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा x + 10 बराबर 2y और प्लस का 2 पंचे 10 नहीं बल्कि 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि पता है मंदिर का प्रसाद सब में बटेगा। तो 2y माइनस का 20। अब देखो ये x इधर कर देता हूं, x ये हुआ 2y इधर बुला लो तो माइनस का 2y इज इक्वल टू ये माइनस का प्लस का 20 तो इधर है ही, और ये माइनस का 10 हो जाएगा उधर जाकर के, तो माइनस 10। तो यहां से आपके पास x माइनस 2y बराबर 20 से 10 घटा दो तो 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 10। ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, समीकरण 2 डाल। बात समझ में आई? अब इसके आगे मैं एक भी लफ्ज, एक भी क्वेश्चन मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? 2 इक्वेशन मिल गए, एक ये वाला x माइनस 3y बराबर, एक x माइनस 2y बराबर 10। अब आपको क्या करना है, x और y को सेम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे x दोनों सेम ही है, x दोनों सेम ही है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर रख लेना, इसी के नीचे x से x काटना है किसी भी तरह से करके, फिर y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आने पर वापस से रख देना तो x का वैल्यू आ जाएगा। वही x और y की प्रेजेंट आयु, क्योंकि इसमें सोनू की और नूरी की वर्तमान आयु ही पूछा है, तो x और y का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। कहने मतलब अब आप इसको सॉल्व कर देना है, इसको और इसको दोनों सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल देना, वही नूरी और सोनू की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं करूंगा, इसके आगे आप लोग अपने से करिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर पे आते हैं। 3rd नंबर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे बताओ, कोई भी अगर 2 अंक की संख्या बनाते हो, कोई भी 2 अंक की अगर आपको संख्या बनाना है 2 अंक की, तो उसमें क्या होता है? जैसे मैं कह दूं 75 या 25, कोई भी ऐसे 2 नंबर, तो उसमें क्या होता है, एक इकाई होता है, इधर वाला दहाई होता है कि नहीं होता? एक इकाई और एक दहाई होता है कि नहीं? तो ये हो गए। अगर मुझे कोई भी संख्या बनाना है 2 अंक की, 2 अंक की संख्या बनाने के लिए आप ध्यान से देखना, अगर मैं दहाई का जो अंक है, ये दहाई का है ना, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी एक दहाई का तो ये है ना, दहाई में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और इकाई वाला एज राइट जोड़ दूं। तुमने क्या देखा, 10 लिखा और 10 में मैंने दहाई का अंक का गुणा किया, प्लस कर दिया इकाई वाला अंक। तो बताओ ये 10 दूना 20 होता है और 5, तो 20 5 25, फिर से वापस वही संख्या बन गई ना। यानी कोई भी संख्या है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इस फॉर्म में, यानी 10 गुणते दहाई प्लस इकाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये संख्या बनती है कि नहीं बनती 2 अंक की? ठीक है ना। तो यही कंडीशन को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को करना है। आइए चलते हैं। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई होता है और दहाई होता है। तो आइए यहां पर लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x है और दहाई का अंक मान लो, दहाई का अंक y मान लो। तो हमारे पास बताओ संख्या क्या बन जाएगी? संख्या मैंने बताया ना कि संख्या बनाने के लिए 10 लिखते हैं और दहाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इकाई का अंक जोड़ देते हैं, तो ये संख्या बन जाती है। अभी भी बताया ना आपको, बताया ना कि दहाई के अंकों को मल्टीप्लाई कर दो 10 का और इकाई का अंक ऐसे जोड़ दो, तो एक इकाई x था जोड़ दिया। ठीक है, ओके। अब आते हैं शर्तानुसार। कहता है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनेगी, अब यहाँ पर लिखेंगे शर्तानुसार। यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो उसने एक चीज और भी कहा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 9 है, यानी अंकों का योग। तो एक संख्या था, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो x और y को हम जोड़ते हैं उनके इकाई और दहाई के अंक को, तो 9 आता है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार हम देखते हैं क्या? द्वितीय शर्तानुसार उसने ये कहा था, क्या कहा था बच्चों? और देखते हैं। उसने देखो ध्यान से कहना कि इस संख्या का 9 गुना,
जो संख्या थी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो हमारे पास संख्या थी वो क्या थी, संख्या हमारे पास क्या आई थी बताओ, 10y प्लस x। ये संख्या थी, वो संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। अगर अंक को बदल देते हैं, अंक को बदल देते हैं, नहीं इकाई को हम दहाई मान लेते हैं, दहाई को इकाई, तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो मतलब इधर बन जाएगा आपके पास 10x प्लस y। तो संख्या के अंक जब बदल जाएंगे तो संख्या भी बदल जाएगी, x यहाँ चला आएगा उठ के, y यहाँ चला जाएगा उठ के। तो उस संख्या के बदलने पर बनी संख्या के 2 गुने, यही तो कह रहा था ना, देखो ध्यान से कि जो संख्या थी 10y प्लस उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। क्या बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि संख्या जो तो ये थी उसका 9 गुना, अगर संख्या के बदल देते हैं अंक को तो संख्या 10x प्लस वाई बन जाएगा और उसका 2 गुना के बराबर है। बस 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 इतना समझ में आ गया। तो अब आप बल्ले 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 यहाँ का 90 होता है, 90y और प्लस का 9x इक्वल टू इधर 2 दहम में 20x हो जाएगा और प्लस का 2y, दोनों को इधर बुलाओ, 20x इधर आएगा तो 9x माइनस का 20x यही होगा। और ये है हमारे पास 90y, तो प्लस का 90y ऐसे ही लिख देते हैं और ये 2y इधर बुला लेते हैं, इक्वल टू 0 बचेगा ना। अब 90 से घटा दो तो माइनस का कितना बचेगा 11x और यहाँ से 2 घटेगा तो प्लस का 88y ही तो बचेगा प्लस का, इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक को तो उधर जाना ही पड़ेगा, या 11 से मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरे में, तो माइनस का x प्लस 88 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 2 आ गया, एक भी मिल गया, 2 भी मिल गया। समीकरण 1 और 2 को पास में रख लेते हैं और साफ साफ दिख रहा है फिर से x वाला सेम मिल रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस चीज को कर करके। तो देखो पहले इस समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था और दूसरा आया माइनस का x प्लस 8y बराबर का कितना है 0 है 0। अब आपको ध्यान से देखना है, हर बार जब x और y का वैल्यू आता था x तो दोनों सेम साइन, इस बार दोनों अलग अलग साइन में है, तो अगर लिखूंगा घटाने पर तो सेम साइन बदल जाएगा, तो दोनों फिर से प्लस में हो जाएंगे, इसलिए लिखूंगा मैं जोड़ने पर। क्या लिखूंगा, जोड़ने पर। यहां लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो साइन बदलता नहीं है, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये 8 1 9y हो जाएंगे बराबर 9, तो y बराबर आपके पास निकल आएगा 1, डिवाइड में जाएगा। जब y का वैल्यू पता चल गया तो समीकरण किस में रख दो, 1 में, तो इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये चीज जो है आपका इसमें का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 9 समीकरण 1 में रख दो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 9 दिया था, तो x की वैल्यू x प्लस वाई बराबर 1 रख दो बराबर 9, तो y उधर जाएगा तो x बराबर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। x भी पता हो गया और y भी पता हो गया, x और y दोनों हमें पता हो चुके हैं, x कितना है और y कितना है। तो जब x और y दोनों पता चल गए तो हम संख्या बता सकते हैं ना। तो संख्या बनाने के लिए मैं इधर करता हूँ, संख्या मैं इधर बना दूं, चलो ये संख्या मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि संख्या भी बताना है ना हमको, संख्या क्या बनेगी। यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर क्या था 10y प्लस x, यही तो माने थे संख्या। तो 10y कितना आया, y आया 1 और प्लस x कितना आया है 8, तो 10 1 का 10 हो जाएगा और प्लस 8 बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी वो जो संख्या है वो 18 है। अब देखो ना संख्या दोनों को जोड़ोगे तो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इन संख्या में 8 9 72 होता है और इस संख्या को पलट दो, 18 हुआ, 18 नहीं 108, और इसको पलट दो संख्या को तो 8 81 बन जाएगा, 81 का डबल कर दोगे तब भी उतना ही आ जाएगा और दोनों हमारा आंसर सही है, तब करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो अच्छे से, देख लो, जहां पर समझना है आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आइए, कहता है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए, खजांची मतलब क्या हो सकता है, खजांची मतलब होता है जिसमें पैसा वैसा, पॉकेट जिसे पैसा रहता है, 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची से, अच्छा खजांची हो सकता है वो जो मैनेजर बैठता है जो पैसा वैसा निकालता है उसको बोलते हैं।
50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यस और ज्ञात कीजिए कि 50 और कितने 100 के कितने कितने सिक्के थे। तो मुझे ये बताओ, अगर दुकान में अगर गए, आपके पास 5 रुपए के सिक्के आपको लेना है, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं, 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए आएगा? यानी कि 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तभी तो 10 आया। यानी कि पैसा और यानी जो एक सिक्का है वो कितने का, वो कितने सिक्के हैं उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल पैसा पता चल जा रहा है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ यही करना है। देखो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना क्या, 50 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या मान लोगे? यक्स। और 100 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेना, 100 रुपए के सिक्कों की संख्या मानोगे वाई रुपए। उससे पहली कंडीशन तो ये बोला मीना को कुल इतने नोट मिले, यानी यक्स रुपए के जो भी सिक्के मिले, अच्छा नोट थे, 50 रुपए के नोट है भैया, नोट है। देखो यहाँ पर ये सिक्के नहीं है, ये नोट है, के नोटों की संख्या, हाँ ये नोट है। तो यक्स और वाई जो नोट मिले हैं टोटल 50 और 100 रुपए मिलाकर वो टोटल 25 मिले हैं। ये तो पहला इक्वेशन बन गया ना। अब उसने ये कहा था कि वो बैंक से जो पैसा टोटल निकाली है 50 रुपए के सिक्के निकाले। तो 50 रुपए अगर मान लीजिए यक्स नोट होंगे तो टोटल रुपए कितना बनेगा? 50 यक्स। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिख देना, द्वितीय शर्तानुसार, हाँ द्वितीय शर्तानुसार, इसको लिख देना, ये प्रथम शर्तानुसार था, ठीक है ना, ये प्रथम शर्तानुसार था। तो 50 यक्स और प्लस 100 रुपए के उसने लिए हैं, तो 100 रुपए के अगर वाई सिक्के रहे होंगे तो इतना, तभी तो जाकर उसे 2000 रुपए मिला ना बैंक से। अब देखो 50 से डिवाइड हो रहा है तो 50 से डिवाइड करो, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 वाई इक्वल टू 50 चौके 100, 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 चौके 20, यानी 40 बचेगा ना, 5 चौके 20, 2 जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बताइए आपको यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? आपको यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या आपके पास इक्वेशन बनाने में? 50 रुपए के एक्स मान लिए, 100 रुपए के सिक्के नोट हमने मान लिया वाई थे। उसने कहा कि कुल नोट 25 थे, तो यानी एक्स के नोट जितने भी थी 50 की नोट हमने माना एक्स थी और 100 रुपए की नोट वाई थी, दोनों नोट को सम जो है वो 25 कह रहा था। फिर उसने कहा कि टोटल उसने 2000 रुपए निकाले, तो 50 रुपए का उसने एक्स नोट निकाली होगी तो 50 एक्स टोटल रुपए हो 50 रुपए के, और 100 रुपए के उसने वाई नोट निकाली तो 100 वाई हो जाएगा, और यही टोटल मिलाकर उसने 2000 रुपए निकाला। तो यहाँ से भी इक्वेशन बन गया। अब एक्स और वाई दोनों को सॉल्व करके आप एक्स और वाई का आंसर निकाल देना, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स बराबर आपके पास आएगा कितना, एक्स का आंसर आएगा 10 और वाई बराबर 15, वाई बराबर आएगा 15, ठीक है ना। ये होंगे आपके पास आंसर। यानी एक्स था हमारा नोटों की संख्या, तो नोट उसके पास 10 मिली थी और वाई की संख्या थी 15, यानी 15 मिले। अगर उत्तर की जांच करना हो तो आप कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो, देखो 15 और 10 25 आ भी रहा है, और 15 और 10 को यहाँ पर रख दोगे इस वाले इक्वेशन में, तुम्हारे पास 2000 रुपए बन जाएगा। यानी यस के उसके पास यानी कि 50 रुपए की जो नोट थी वो 10 थी और 100 रुपए की नोट 15 थी, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई को निकालना, मैंने लिख दिया है, कितना आएगा मिला लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमें आपका जो सहारा न मिलता, अरे भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। एक क्वेश्चन और बचा है, क्या बात, मस्त क्वेश्चन है। कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता जो है वो 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की, जबकि सुशी ने पुस्तक अदा करने के लिए 5 दिनों तक उसने रखा और उसके लिए उसने 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि एक लड़की है जिसका नाम है सरिता और एक का नाम है सुशी। सरिता जो है वो 7 दिन तक बुक रखती है एक अपने घर में, तो उसे 21 रुपए देना पड़ता है, 27 रुपए। और अगर सुशी जो है वो 5 दिन रखी तो उसे 21 रुपए देना पड़ा। और उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि 3 दिन तक नियत किराया है, 3 दिन तक अगर आप बुक ले जा रहे हो तो आपको इतने रुपए देना पड़ेगा, ठीक है ना, नियत किराया। जैसा हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था
कि जब वो टैक्सी में बैठता था तो उसका फिक्स हो जाता था कि उसे 5 रुपए देना ही है, फिर जहां तक जाता था उसका किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। इसने ये कहा है क्वेश्चन में कि नियत किराया है 3 दिन तक आपको फिक्स है कि आपको इतने रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इसमें कि उसका नियत किराया मान लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर माना नियत किराया, माना वो किताब का या जो भी रहा हो, क्या थी, किताब थी ना, पुस्तक थी, या किताब बोल दो, पुस्तक बोल दो, जो भी समझ में आए। माना पुस्तक का नियत किराया, नियत मूल्य लिख दो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, रुपए एक्स, क्योंकि भाई रुपया में ही तो होगा। फिर लिखेंगे अतिरिक्त किराया, है ना, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ऐसे लिख दो। फिर लिख देना तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त मूल्य लिखो, मूल्य लिख रहा हो तो मूल्य ही लिख बराबर y रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती है? नियत हमने x रुपए है और फिर प्रतिदिन का किराया इतने रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, उसने ये कहा है कि 3 दिन तक तो उसे पैसा नहीं देना पड़ता है, 3 दिन तक। ठीक है ना, 3 दिन तक मतलब नियत है। फिर कहता है उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया दे, शर्त 7 दिन तक रहती है स्कूल में, 7 दिन तक अगर रहती है, 7 दिन में, तो 3 दिन का तो अच्छा यहाँ पर लिख सकते हो नियत किराया। यहाँ पर एक चीज आप और लिख सकते हो कि माना पुस्तक का 3 दिन तक का नियत मूल्य, 3 दिन तक का नियत मूल्य, थोड़ा सा इस चीज को वो करना पड़ेगा, लिखेंगे माना पुस्तक का 3 दिन तक का नियत मूल्य, 3 दिन तक का नियत मूल्य, 3 दिन तक का नियत मूल्य, क्योंकि उसने कहा 3 दिन तक का पैसा उसे नियत है, तो रुपए एक्स मान लेंगे इसको। हाँ, ये अब यहाँ पर 7 दिन तक वो रखती है, तो 7 दिन में तो 3 दिन प्लस 4 दिन बचेगा, या और अच्छे से लिखना तो ऐसे लिख दो 3 दिन का नियत, 3 दिन नियत प्लस 4 दिन अतिरिक्त इक्वल टू कितना है, कितने रुपए बनता है, उसे 27 रुपए देना पड़ता है। कितने रुपए, 27 रुपए, 27। अब मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है, ऐसा आपको समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि मुझे पता 3 दिन तक का तो फिक्स है, तो 3 दिन का तो उसे 3x देना ही पड़ेगा, प्लस चौथे दिन से उसे अतिरिक्त मूल्य देना पड़ता है एक दिन के हिसाब से y रुपए, तो 4y देना पड़ेगा अगले दिन का, और इक्वल टू 27 था। अगर ये लाइन समझ गए ना तो बात समझ आएगा, क्योंकि 3 दिन का फिक्स है तो 3 दिन का वो x रुपए ही देगा। और उसके बाद उसने, रुक जाओ, 3x क्यों लिख दिया मैंने, यहां पर गड़बड़ है, ये 3 नहीं रहेगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि 3 दिन का फिक्स है, x रुपए देना पड़ेगा 3 दिन का, तो 3 दिन का मैंने तो x ही लिखेंगे ना भाई, 3 दिन का फिक्स है तो 3x किस हिसाब से हो जाएगा, 3 दिन का तो x रुपए ही देना पड़ रहा है ना उसको। तीन दिन तक का फिक्स है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही कहा है कि जब भी कोई बुक पढ़ता है तो उसको 3 दिन तक फिक्स है कि उसको इतने रुपए ही देना पड़ेगा, तो इसमें 3 दिन का यक्स हमने माना है तो यक्स रख दिए, और 4 दिन के हिसाब से वो एक दिन का फिर पर डे लगाएगा कि इतने रुपए के हिसाब से अगले दिन से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया अगले दिन से उसका किराया जो है कि पैसा और बुक का वो 1 रुपए या 2 रुपए जो भी होगा, हमने मान लिया y रुपए देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। 4 दिन तक उसने अतिरिक्त पढ़ा 3 दिन के अलावा, तो उसे 4 दिन के लिए एक दिन के हिसाब से अगर y रुपए लग रहा है तो 4 दिन के लिए उसे 4 y देना पड़ेगा। और 3 दिन तक तो फिक्स है, तो 3 दिन तक तो x रुपए ही देना पड़ेगा। बच्चा बताइए, 3 दिन तक उसे x रुपए ही तो देना पड़ेगा। आई बात समझ में? चल, इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार, अब यहाँ पे आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार लिख दिया, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखो द्वितीय शर्तानुसार उसने क्या कहा है, ध्यान समझ,
अब इस बार कौन गया है, इस बार गया है, इस बार कौन गए हैं, महतो शाह। देखते हैं कौन महतो शाह है इस बार। है इस बार जो है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक पढ़ी। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो 21 रुपए देना पड़ता है। 5 दिन तक अगर वो पढ़ी है, मुझे ये बताओ, अगर 5 दिन तक पढ़ी है तो उसमें से 3 दिन तो उसे क्या हुआ, 3 दिन नियत है, 3 दिन तक नियत है, और प्लस उसे 2 दिन का 2 दिन अतिरिक्त देना पड़ेगा किराया, अतिरिक्त। नहीं समझे बात को? क्योंकि भाई 3 दिन का तो फिक्स है, तब जाकर उसे 21 रुपए देना पड़ता है। भाई 3 दिन तक तो फिक्स है कि आपको 100 रुपए ही देना है, और फिर 2 दिन का वो 1 रुपए वाई के हिसाब से 2 दिन का वो पैसा देगा बस, पर डे के हिसाब से। बाकी 3 दिन का तो 100 रुपए ही देना पड़ता है, इक्वल टू 21 रुपए। जैसा तुम कभी कॉफी पीने जाते हो किसी कहीं पर भी, उसने कहता है भैया आप अगर यहाँ पे पर डे आते हो तो आपको 4 दिन तक आप कॉफी पियो, आपको सिर्फ 15 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 5वां दिन होगा उस दिन से आपका चार्ज लिया जाएगा पर डे के हिसाब से 2 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 2 रुपया लिया जाएगा। 4 दिन तक आपको सिर्फ कॉफी पी लो, इतने रुपए दे जाओ बस काम। लेकिन जब अगले दिन से आओगे तो आपको इतने रुपए एक दिन के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर बनाया। तो 3 दिन तक तो उसे 100 रुपए ही देना पड़ता है क्योंकि मना है, और फिर उसके बाद अगले दिन से उसे वाई रुपए देना पड़ता है पर डे के हिसाब से। तो इस तरह से हमारा 21 रुपए बन जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 हो जाता है। अब 2 इक्वेशन बनने के बाद आगे की क्रिया आपको आती है किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो और इस चीज को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। चलो इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। आपको देखे चाहे ना देखे कोई मतलब नहीं इस चीज को, वैसे दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको विलोपन या प्रतिस्थापन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो यक्स तो सेम ही है, दोनों में सेम है ना, तो हमें एक इक्वेशन लिख देते हैं पहले, यक्स प्लस 4y को इक्वल टू 27, और दूसरा हमारे पास है यक्स प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब वही काम करना है, सेम था, इसलिए हमें अब यहाँ पर साइन तो बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम साइन में, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। ये 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा सिर्फ, इधर घटा दोगे तो 6 बचेगा सिर्फ। क्या बचेगा? 6। तो यहाँ से आपके पास y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 2 3 6 यानी कि 3। यानी y का वैल्यू आपको पता चल गया 3 रुपए, यानी जो उसका पर डे के हिसाब से जा रहा है तो y बराबर 3 जो आया उसका पर डे के हिसाब से खर्च आ गया। अब उसके बाद हमें आगे क्या करना होगा बच्चों, आगे क्रिया ही था। अब ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने, y बराबर 3 रखने तो रख दो। क्या था? x प्लस 4y, तो x प्लस 4y का वैल्यू आया है 3 इक्वल टू 27 था। तो x बराबर 4 3 12, तो 27 माइनस 12 उधर चला जाएगा प्लस में, उधर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 7 में 3 गया 5 और 1, x बराबर 15 आएगा, x बराबर 15, यस। यानी कि जो उसकी वैल्यू थी x बराबर 15, यानी जो उसका 4 दिन का कितना नियत मूल्य था वो 15 रुपए था, बाकी फिर पर डे के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से उसे पैसा देना पड़ रहा था। तो आप लोग मुझे ये बताइए आपको कहां पर दिक्कत हो रही है? आपको चीजें क्लियर हुई? आप बताइए मुझे, आपको इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में कहां पर दिक्कत हुई? सारे क्वेश्चन आसानी से हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आपके पास पूरा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया है, आप देखिए ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके बच्चे की एक्सरसाइज क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। ये चैप्टर भी अभी फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो हमें वज्र गुणन विधि पढ़ना है जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा है। आप लोगों को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया हो। समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सारे क्वेश्चन कर लिए, सब आसान है। आपको जो मैंने इसमें क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, उन सारे क्वेश्चन को तुम्हें अपने से करना है घर पे। जो नहीं आएगा उसको हम लोग फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक कर लेना, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।